हेलो डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत मैं सभी विद्यार्थियों और साथियों का बहुत-बहुत वेलकम, स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो नीति आयोग के संदर्भ में रहेगा, जिसका पूरा जो नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2015 को जो है इससे पहले योजना आयोग था और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके जो है नीति आयोग कर दिया जाता है। और इसमें देखिए कि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव पारित करके नीति आयोग की स्थापना की। नीति शब्द जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का संक्षिप्तीकरण है। और नीति का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो शासन व प्रशासन में नैतिक आचरण से है। ठीक है, नीति शब्द का जो यहाँ पे जो अर्थ है, नीति का अर्थ वो किससे है? नीति का जो अर्थ है, इसमें मोस्टली रूप में जो शाब्दिक जो इसका अर्थ होता है, शासन व प्रशासन में नैतिक आचरण। शासन व प्रशासन में नैतिक आचरण। ठीक है, ये नीति शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ है यहाँ पे। और देखिए, संरचना के संदर्भ में हम बात करते हैं कि इसका जो गठन है या जो संरचना है, संरचना के संदर्भ में बात करें तो संरचना में एक तो जो है इसके जो अध्यक्ष होते हैं स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष जो होते हैं कौन होते हैं? स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। और जो है उपाध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के बाद में कौन होता है? उपाध्यक्ष। ठीक है, और उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वो पीएम के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। वर्तमान में जो है श्री सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं, 1/5/2022 से हैं। और इससे पहले राजीव कुमार थे, जिनके त्यागपत्र के बाद में उपाध्यक्ष पद पे जो है डॉक्टर सुमन बेरी जी हैं। ठीक है ना। इसके बाद में जो है एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और भारत सरकार के सचिव स्तर के निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्ति की जाती है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, और कौन होता है? कार्यकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और ये जो मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी होते हैं, ये भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। और निश्चित कार्यकाल के लिए भी इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। डियर स्टूडेंट, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और संसदीय शासन प्रणाली में 2 प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक जो है नाम मात्र की कार्यपालिका। तो वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आती है, जबकि नाम मात्र के में कौन आता है? जो है राष्ट्रपति आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करते हैं। और मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी होते हैं, ये भारत सरकार के सचिव स्तर के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, जिनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो प्रमुख रूप से जो है अधिकारी। उसके बाद में हम बात करते हैं सदस्यों के। ठीक है, इसके जो सदस्य होते हैं, देखिए, एक तो पूर्णकालिक सदस्य होता है। कौन से सदस्य? पूर्णकालिक सदस्य। एक तो ये होते हैं। इसके अलावा जो होता है वो पदेन सदस्य होते हैं। देखिए, अंशकालीन, पूर्णकालीन और अंशकालीन सदस्य। पूर्णकालीन सदस्य, इसके अलावा अंशकालीन सदस्य। और जो अंशकालीन जो सदस्य होते हैं वो अग्रणी विश्वविद्यालय जो होता है, शोध संस्थाएं होती हैं, उनसे संबंधित संस्थाओं से जो है विशेषज्ञों के रूप में होता है। और इसके बाद में आते हैं पदेन सदस्य। अंशकालीन के बाद में आते हैं कौन से सदस्य? पदेन सदस्य। ठीक है ना। कौन से सदस्य आते हैं? पदेन सदस्य आते हैं। और ये जो पदेन सदस्य होते हैं, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किए जाते हैं। और इसके बाद में आती है शासकीय परिषद। क्या आती है? शासकीय। शासकीय कौन सी परिषद आती है? शासकीय परिषद। कौन सी परिषद होती है? शासकीय परिषद होती है। और जो शासकीय परिषद के अंतर्गत हम बात करें तो राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के कौन आते हैं? उपराज्यपाल आते हैं। ठीक है, शासकीय परिषद में कौन होता है? एक तो राज्यों के चीफ मिनिस्टर होता है, और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां के कौन होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं शामिल इसमें? उपराज्यपाल। ये शासकीय परिषद के अंतर्गत आते हैं।
इसके अलावा जो है क्षेत्रीय परिषद होती है, इसमें शामिल करें तो कौन कौन सी आते हैं? क्षेत्रीय शासकीय परिषद, इसके अलावा क्षेत्रीय परिषद। कौन सी परिषद? क्षेत्रीय परिषद। और क्षेत्रीय परिषद विशिष्ट मुद्दों, ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो, को देखने के लिए ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए गठित की जाती हैं और भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक और इससे संबंधित क्षेत्र के राज्यों में मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे और इनकी जो अध्यक्षता करते हैं वो नीति आयोग के जो है कौन करते हैं? उपाध्यक्ष करते हैं। ध्यान रखना, कौन करते हैं? नीति आयोग के उपाध्यक्ष करते हैं, जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पीएम के द्वारा या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। ठीक है ना? इसके बाद में हम इसके उद्देश्यों की बात करें कि नीति आयोग के जो उद्देश्य हैं, उद्देश्यों के संदर्भ में अपन बात करते हैं, तो उद्देश्यों के संदर्भ में जब हम बात करते हैं कि नीति आयोग के जो प्रमुख जो उद्देश्य हैं क्या क्या है? एक तो राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, पूरे देश के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ, यानी राज्य भी उसमें सक्रिय रूप से भाग लें, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, जिससे सहयोगात्मक संघवाद की स्थापना हो सके। ठीक है ना? यानी सहयोगात्मक संघवाद की क्या करना? स्थापना करना। ये सहयोगात्मक सहयोगात्मक संघवाद की स्थापना करना। ठीक है ना? फेडरलिज्म जो है सहयोगी संघवाद की स्थापना करना, ये भी जो है इसका उद्देश्य है, ताकि जो है राज्यों को भी जो है इनमें शामिल किया जाए, राज्यों की भी भूमिका को स्वीकार किया जाए और राज्यों को शामिल करके जो है जो राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताएं, क्षेत्र है और रणनीतियों का एक साझा सभी मिलकर के एक दृष्टिकोण विकसित करें। इसके अलावा ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र का विकास करना और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाना। इसके अलावा वंचित वर्गों के पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष रणनीति या दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना। इसके अलावा विकास एजेंडे के क्रियान्वयन में तीव्रता लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना, कार्यक्रम और नीतियों के लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर क्या देना? बल देना। ठीक है ना? इसके बाद में जब हम इसके संदर्भ में बात करते हैं तो नीति आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए योजनाएं बनाने तथा नियोजन के क्षेत्र में एक दिशा निर्देशन और नीति बनाने वाले थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को प्रमुख राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक नीतियों के संबंध में रणनीतिक तथा तकनीकी क्या करता है? सलाह प्रदान करता है। इसके अलावा नीति आयोग इसके लिए विशेष क्षेत्रों से संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक के शैक्षणिक और नीति शोध संस्थानों से समय समय पर विचार विमर्श करेगा। नीति आयोग क्रियान्वित योजनाओं, कार्यक्रमों का मूल्यांकन और पर्यवेक्षण करेगा। नीति आयोग की स्थापना के बाद नियोजन के क्षेत्र में आने वाले संभावित जो परिवर्तन है वो संभावित हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नियोजन की विचारधारा के युगान, समाजवादी विचारधारा के प्रभाव वाली नियोजन व्यवस्था का अंत और पूंजीवाद और खुली अर्थव्यवस्था के लिए नियोजन प्रारंभ, नियोजन में सहकारी संघवाद का प्रारंभ, राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों के नियोजन में भागीदारी, उद्योगपति, विषय विशेषज्ञों, देश विदेश के महान जो विद्वान हैं उनकी वैचारिक सहभागिता, जनता और राज्यों की आवश्यकता अनुसार नियोजन, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा के लिए नियोजन में प्राथमिकता और राष्ट्रीय योजना निर्माण में राष्ट्रीय एजेंडों के साथ साथ राज्यों के एजेंडों को यथोचित क्या देना? महत्व देना, सबका साथ सबका विकास के सूत्र का क्या करना? अनुपालन करना। अब हम इसमें देखते हैं, इससे पहले जो 2014 तक योजना आयोग था, 1950 से लेकर के 2014 तक, और नीति आयोग 2015 से क्या होता है? प्रारंभ होता है। इसके हम अंतर की बात करें तो योजना आयोग के संदर्भ में बात करें कि इस आयोग की प्रकृति केंद्रीकृत थी और इसमें नीति निर्माण और क्रियान्वयन में केंद्र सरकार की प्रमुख क्या थी? भूमिका थी। किसमें? योजना आयोग में। जबकि नीति आयोग में इस आयोग की प्रकृति कैसी है? विकेंद्रित है और इसमें नीति निर्माण और क्रियान्वयन में केंद्र और राज्य सरकारों की विशेष भूमिका थी। एक तो ये अंतर हो गया। दूसरा अंतर की बात करें कि नियोजन उद्देश्य से 5 वर्षीय योजनाओं का निर्माण और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना था। किसके माध्यम से? योजना आयोग के माध्यम से। और नीति आयोग के संदर्भ के अंतर्गत देखते हैं तो नियोजन उद्देश्य से 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षों के लिए रणनीति और 3 वर्षों हेतु एक्शन एजेंडा का क्या करना? निर्माण करना। इसके अलावा योजना आयोग में मूलतः केंद्र सरकार की संख्या, जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व सीमित था, और नीति आयोग में सहकारी संघवाद में केंद्र और राज्यों के बीच स्वायत्त साझेदारी स्थापित करना। इसके बाद में योजना आयोग के अंतर्गत के ऊपर से नीचे की ओर दृष्टिकोण, योजनाओं को केंद्रित आकार में समाहित करना, और जबकि नीति आयोग के अंतर्गत नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण से योजनाओं को विकेंद्रीकृत आकार में समाहित करना।
योजना आयोग के अंतर्गत की योजनाओं द्वारा हेतु मंत्रालयों और राज्य सरकारों को कोषों के आवंटन की शक्ति योजना आयोग को थी। और इसमें नीति आयोग में योजनाओं के लिए मंत्रालयों और राज्य सरकारों को कोषों को आवंटन की शक्ति वित्त मंत्रालय में क्या है, निहित है। इसके अलावा लास्ट बात करें तो योजना आयोग के अंतर्गत नीति निर्माण विश्वविद्यालयों और शोध संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल नहीं थे, जबकि नीति आयोग में यह एक सलाहकारी निकाय है। नीति निर्माण में विश्वविद्यालयों और शोध संस्थाओं के विशेषज्ञों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास हमारी जो है नीति आयोग के संदर्भ में थी। और जो है हमें और मोटिवेट करने के लिए आपका जो है लाइक और सब्सक्राइब, इसके अलावा शेयर महत्वपूर्ण जो है स्थान रखता है। तो डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, अगर आपको क्लास निश्चित रूप में समझ में आ रही है, आपके लिए जो है ये उपयोगी है, तो आप जो है क्लास को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।